रात को मैं जब भी सोती तो लगता कोई मेरे कपड़े उतार रहा है और मेरे शरीर के हर हिस्से को छू रहा है और मेरे शरीर के साथ खेल रहा है। मेरे पति का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था और मैं अपनी 16 साल की बेटी के साथ अकेले रहती हूँ। मेरी बेटी मेरे साथ ही सोती है। मैं जब सुबह उठती तो मेरे कपड़े अस्त व्यस्त होते और बाल भी बिखरे होते और शरीर भी दर्द करता। रात को मेरे साथ क्या होता इस बात का पता लगाने के लिए मैं बिना नींद की गोली लिए सोने का नाटक करने लगी। लेकिन उस रात मैंने जो देखा मेरी तो चीख निकल गई, क्योंकि मेरा नाम सुषमा है। मेरी शादी आशीष से 18 साल पहले हुई थी, लेकिन हमारी शादी के 5 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में आशीष की मौत हो गई। उस समय मेरी बेटी श्वेता केवल 3 साल की थी। तभी से लेकर आज तक मैंने ही अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसकी हर ज़रूरतों को पूरा किया। श्वेता पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। मुझे उसकी तरफ से कभी भी कोई उल्हाना नहीं आया। जब भी उसके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाती तो उसकी तरफ से हमेशा शाबाशी ही मिलती थी। मुझे अपनी परवरिश पर बहुत ही गर्व हो रहा था कि मेरी बेटी मेरी उसूलों पर चल रही है और उसने मेरी इज्जत कभी भी मिट्टी में नहीं मिलाई। अब श्वेता पूरी 16 साल की हो चुकी थी। उसका स्कूल भी पूरा होने वाला था। मैं इसी कश्मकश में थी कि अभी श्वेता को कहाँ पर भेजा जाए, क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन के लिए अलग शहर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिस शहर में हम लोग रहते थे वहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज नहीं था यहाँ पर मैं अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलवा सकूं। खैर, मैं किसी से मदद भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि ना ही तो मेरे आशीष के परिवार में कोई था और ना ही मेरे। दरअसल मेरे माँ पिताजी मेरे बचपन में ही गुजर चुके थे। तभी से लेकर मेरे चाचा चाची ने ही मेरा पालन पोषण किया। लेकिन जब से मेरी शादी हुई तब से मेरे चाचा चाची ने मुझसे हर रिश्ता तोड़ लिया और लोग कहने लगे कि हमारा जितना फर्ज बनता था हम लोगों ने पूरा कर दिया। अब तुम्हारी उम्र भर की जिम्मेदारी उठाने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और आशीष के माता पिता भी उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। ये बेचारे इकलौते बेटे थे, इसीलिए खुद ही अपना पालन पोषण किया था। खैर, मैंने आशीष से शादी करने के बाद खुद को बहुत ही खुश नसीब समझा, क्योंकि आशीष ने मेरा इस कदर ख्याल रख लिया था कि मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन मेरी यह खुशी ज़्यादा दिन के लिए नहीं थी। भगवान को शायद यह मंजूर नहीं था। खैर, मैं इधर उधर तलाश करने लगी कि कहीं कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए तो मैं श्वेता को वहीं पर छोड़ दूंगी। लेकिन मेरी इसी तलाश को रोकते हुए श्वेता ने कहा कि नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। इसी शहर में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगी और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगी, तभी मैं बाहर चली जाऊंगी और साथ में आपको भी ले जाऊंगी। लेकिन मैंने श्वेता से कहा कि बेटी, यहाँ पर ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो तुम्हें स्टडी करवा सके, इसीलिए तुम्हें दूसरे शहर तो जाना ही पड़ेगा। और मेरा क्या है, मैं तो अकेले मैनेज कर ही लूंगी। तभी श्वेता कहने लगी कि माँ, पढ़ाई अच्छे कॉलेज से नहीं होती। मुझ में अगर मेहनत और लगन होगी तो मैं तो घर में बैठकर भी पढ़ाई कर सकती हूँ। खैर, श्वेता की बातें मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैंने उसके लिए इसी शहर में कोई एक कॉलेज देखा और उसकी ग्रेजुएशन का इंतज़ाम करने लगी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब श्वेता ग्रेजुएशन में पहुंच चुकी थी। वह रोज़ कॉलेज आती थी और वापस घर आ जाती। लेकिन मेरा मन तो हर समय घबराहट में ही रहता था कि पता नहीं श्वेता इस कॉलेज में कैसे मैनेज कर पाएगी। दरअसल श्वेता को जिस कॉलेज में दाखिला दिलवाया गया वह कॉलेज बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उस कॉलेज में बिगड़ैल और आवारा लड़के ही पढ़ाई करते थे। मुझे हर समय डर रहता था कि कहीं श्वेता कुछ गलत कामों में ना पड़ जाए। लेकिन फिर कहीं पर मुझे अपनी बेटी पर बहुत विश्वास भी था। लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि शहर से बाहर श्वेता जाना नहीं चाहती थी और इस शहर में इस कॉलेज के अलावा कोई कॉलेज नहीं था। इसीलिए मुझे मजबूरी में आकर श्वेता का इस कॉलेज में एडमिशन करवाना पड़ा। खैर, मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास होने की वजह से मैंने अपने मन को समझा लेती कि श्वेता कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से मुझे झुकना पड़े। खैर, दोपहर का समय हो गया, अभी तक श्वेता कॉलेज से नहीं लौटी थी।
क्योंकि आज सुबह वह कह रही थी कि मैं सिर्फ एक ही क्लास को अटेंड करूंगी और उसके बाद मैं जल्द ही घर आ जाऊंगी। लेकिन आज तो दोपहर होने को चला, वो नहीं आई। मैंने कॉलेज में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि श्वेता की दूसरी क्लास लग रही है, इसकी वजह से वो नहीं आ पाई। खैर, अब मेरे मन को शांति आ गई कि वो पढ़ाई की वजह से नहीं आ पाई थी। एक रात को मैं सो रही थी तो मुझे लगा मानो कोई मेरे शरीर को टच करने की कोशिश कर रहा है और मेरे कपड़े उथल-पुथल कर रहा है। लेकिन मैंने उस चीज़ को अनदेखा कर दिया। दरअसल जब से आशीष की मौत हुई उसके बाद से मुझे कभी भी नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर से कंसल्ट लेकर नींद की दवाई शुरू कर दी। और नींद की दवाई इतनी तेज़ होती कि लेते ही मुझे नींद आ जाती थी और सवेरे तक मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या होता। शायद इसी वजह से मैं अपनी आंखें नहीं खोल पाती, लेकिन मुझे महसूस ज़रूर होता कि मेरे साथ कोई कुछ ना कुछ हो रहा है। सवेरे उठकर देखती तो मेरे कपड़े भी उथल-पुथल होते थे, मानो मेरे शरीर को कोई हलचल की गई हो। लेकिन मैं उस चीज़ को अनदेखा कर देती क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी श्वेता और मेरे अलावा कोई नहीं था और दरवाजे खिड़कियां इस कदर बंद कर दी गई होती कि घर में कोई कितनी भी कोशिश कर ले नहीं घुस पाता। इसीलिए मैंने इस बात को हमेशा ही अनदेखा किया और अपना वहम समझने लगी। दरअसल मेरी शादी बहुत ही छोटी उम्र में आशीष से हुई थी और मुझे हमेशा ही अपने शरीर का ख्याल रखने का पूरा शौक था। इसी वजह से मैं जिम और अपने खाने पीने का इस कदर ध्यान रखती थी कि मानो मुझसे सुंदर कोई लगे ही ना, और हमेशा सबसे सुंदर दिखने के लिए मैं हर प्रयास करती थी। और अपनी इन मेहनतों की वजह से मैं अपने पूरे शरीर को मेंटेन किए हुए थी। मुझे देखकर कभी भी नहीं लगता था कि मैं एक विधवा हूँ। लेकिन जब से आशीष की मौत हुई उसके बाद से मैंने अपना साज श्रृंगार छोड़ दिया। लेकिन अपनी बॉडी और गोरे रंग की वजह से आज भी मैं खूबसूरत लगती थी। और शायद इसी वजह थी कि आशीष के जाने के बाद मेरे पास शादी के बहुत से रिश्ते आए और मुझे अपनी बेटी के साथ स्वीकार करने की बात रखी गई। लेकिन मैं अपनी बेटी के भविष्य को बिगाड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को कोई दूसरा पिता मिले और मैं अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी बेटी को नर्क में ढकेल दूं। मुझे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई भी मेरी बेटी को उस नज़र से देखे और सौतेलेपन का एहसास करवाए, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट करे। कहीं ना कहीं कोई तो रंजिश रह ही जाती है। मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझे अपनी बेटी श्वेता का भविष्य सुधारना था। खैर, मेरी ये कोशिश भी सफल रही और श्वेता बड़ी होती जा रही थी और वह भी मेरी तरह अच्छे रास्ते पर चलते हुए अपनी पढ़ाई कर रही थी। और मुझे पूरा विश्वास था कि वह एक न एक दिन अपना और मेरा नाम रोशन जरूर करेगी। लेकिन कुछ दिनों से मेरे साथ जो हरकतें हो रही थी उसके बाद से तो मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। शुरू शुरू में तो मुझे वह वहम लगा, लेकिन अब यह मेरा वहम नहीं था, क्योंकि हर रोज एक ही बात होना भला कौन सा वहम होता है। यूं रात को सोते ही मेरे कपड़े को उतारने जैसा एहसास होना और मेरे शरीर को ऐसे मानो कोई छू रहा हो। भले ही मैं नींद में हूँ, लेकिन इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मुझे समझ में नहीं आए। और फिर मेरे मन में आया कि पता लगाऊं तो लगाऊं कैसे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं बिना नींद की गोली खाए भी नहीं सो सकती थी, क्योंकि जिस दिन मैं नींद की गोली नहीं खाती उस दिन नींद की प्रॉब्लम होती थी। साथ ही साथ उसके साथ मेरा पूरा शरीर दुखने लगता, मुझे चक्कर जैसे आने लगते और उल्टियां भी शुरू हो जाती। मैं अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाती, इसीलिए मुझे सोने से पहले वह गोली लेनी ही होती थी। और वह गोली लेने के बाद तो मेरे साथ क्या होता इसका मुझे ज़रा भी पता नहीं चलता और सवेरे उठकर देखती तो ये सब हुआ मिलता। मेरी 16 साल की बेटी मेरे पास ही सोती थी। दरअसल उसे अकेले सोने में बहुत डर लगता था। मैं उसे बहुत बार कहती कि अब तुम बड़ी हो गई हो और पढ़ाई भी करती हो, इसीलिए अलग सो जाया करो। लेकिन वो कहती कि नहीं माँ, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। खैर, वो मेरे पास ही सोने लगी।
देर रात तक पढ़ाई करने के बाद वो मेरे साथ मेरे बेड पर सो जाती। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो वो हरकत बढ़ने लगी। मुझे एक और चीज़ का एहसास होने लगा, और वह था नहाते वक्त मानो मेरे बाथरूम से मुझे कोई देख रहा हो, और बाथरूम की खिड़की से ऐसे लग रहा था कि मानो कोई मेरी तस्वीर खींच रहा हो और छुप कर मेरे शरीर को देखने की कोशिश कर रहा हो। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया। एक दिन मैं नहा रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि खिड़की से कोई मेरी तरफ देख रहा है। तो मैंने झट से अपने कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर आकर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। बेड पर मेरी बेटी श्वेता पढ़ाई कर रही थी। मैंने श्वेता से पूछा, क्या यहाँ कोई आया था? तभी वह कहने लगी कि नहीं माँ, कोई भी नहीं आया था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। घबराहट के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। यह मेरा वहम कैसे हो सकता है? एक बार वहम हो सकता है, लेकिन हर रोज तो नहीं हो सकता। मुझे किसी भी तरह इस बात का पता लगाना ही था, लेकिन मैं शक भी तो किस पर कर सकती थी, क्योंकि हम माँ बेटी के अलावा इस घर पर रहता ही कौन था। फिर एक रोज मुझे बैठे हुए ख्याल आया कि कोई इंसान तो नहीं हो सकता, कहीं इस घर पर किसी बुरी आत्मा का तो साया नहीं, जिसकी वजह से मुझे ऐसी अजीबोगरीब हरकत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं शुरू से ही एक अंधविश्वासी ही थी, मुझे यह पता था कि अंधविश्वास करना सही नहीं है, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति इस कदर अंधविश्वास में गिर चुकी थी कि मुझे हर भूत प्रेत की छोटी बड़ी बातों पर विश्वास हो जाता था। शायद यही बात अब मेरे मन में आ चुकी थी कि हो ना हो इस घर पर कोई काला साया जरूर है, जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसी हरकतें होती हैं। और मेरा यह ख्याल बिल्कुल सही था। मेरी बेटी और मेरे अलावा इस घर में कोई रहता भी नहीं था। रहना तो दूर की बात, कोई आता भी नहीं था। और हमारा इस घर इस कदर बना हुआ था कि चारों तरफ से दरवाजे बंद होने के बाद हम लोगों की बिना परमिशन कोई घर में घुस भी नहीं सकता था। इसीलिए इसे काला साया समझते हुए मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। एक दिन मेरे मन में आया कि कहीं मेरी जैसी हरकतें श्वेता के साथ तो नहीं हो रही। तभी मैंने बातों ही बातों में श्वेता से पूछा कि बेटी, कभी तुम्हें रात में कोई हलचल सी लगती है, मानो तुम्हारे शरीर के साथ कोई छुवन कर रहा हो? तभी मेरी बेटी ने कहा, मैं माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा भला कैसे हो सकता है? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब मेरे मन को शांति आ गई कि शुक्र है मेरी बेटी श्वेता इन सब से बची हुई है। लेकिन मुझे अपने बारे में भी तो डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। मैं जब भी ये बात सोचती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। आखिर मैं ये बात शेयर कर भी किसके साथ सकती थी? मेरा तो था ही कौन जिससे मैं अपनी समस्या के बारे में बता सकूं। खैर, अपने अंधविश्वास के चलते मैंने एक बाबा जी के पास जाना जरूरी समझा और उनके आश्रम में चली गई। वह प्रेतों का निवारण करने के लिए झांक फूंक करते थे। मैं उनके पास जा खड़ी हुई और अपनी सारी परेशानी उनको बताते हुए मुसीबतों का इलाज पूछने लगी। तभी बाबा जी कहने लगे कि तुम्हारे घर पर किसी आत्मा का साया है और तुम्हें इसका निवारण जल्द से जल्द करवाना होगा, वरना वह प्रेत आत्मा तुम्हारे शरीर को नोच खाएगी। अब तो मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि प्रेत आत्मा भला कब से शरीर के साथ ऐसा कुछ करने लग गई। लेकिन मेरे अंधविश्वास के आगे मेरी यह सोच ज्यादा देर ना टिकी। फिर मैं अपने घर चली आई और यह मन में विचार आया कि अब तो बाबा जी से पूरे घर का निवारण करवा ही लूंगी। दूसरे दिन बाबा जी घर पर आ गए और उन्होंने कुछ देर झांक फूंक किया और हवन वगैरह करते हुए पूरे घर का इलाज कर दिया और कहा कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, और मुझसे 20,000 लेकर चले गए। खैर, मुझे वो 20,000 मेरी समस्या से बड़े नहीं लगे। मुझे यह संतुष्टि हो चुकी थी कि इसके बाद अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं चैन से रह पाऊंगी जैसे पहले रहती थी। खैर, यह सब कहाँ रुकने वाला था। आज रात फिर मेरे साथ वही हरकत शुरू हुई और नहाते समय भी सेम हरकत हुई। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है,
ज़रूर कोई ना कोई माजरा है जिसका मुझे पता नहीं है। यह बहुत ही बड़ी समस्या है जिससे मैं बिल्कुल अनजान हूँ। अब तो मुझे मेरे अंधविश्वास पर भी शर्म आने लगी थी कि मैंने इन सब में पढ़कर पता नहीं क्या कर दिया। अब मेरे मन में सिर्फ यही चलता था कि किसी न किसी तरह इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि आज मैं बिना नींद की गोली खाए सो जाऊंगी और देखती हूँ कि मेरे साथ क्या होता है। रात का समय हुआ, मैं बिना नींद की दवाई खाए सो गई। लेकिन पूरी रात निकल गई, मेरे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं हुई जो हर रोज होती थी। अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि शायद हो सकता है नींद की गोली लेने के बाद मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ और सपनों में ये सब होता होगा, जिसको मैं हकीकत समझ लेती हूँ। लेकिन फिर सोचा कि सवेरे उठकर मेरे कपड़ों का जो हुलिया होता वह तो वहम नहीं हो सकता था। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि हो सकता है नींद में मैं खुद ही अपने कपड़ों को उथल-पुथल कर लेती हूँ। अब मैं इसको ऐसे ही अनदेखा करने लगी। काफ़ी समय निकल चुका था, तभी मेरे मन में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं पूरे घर में कैमरे लगवा दूँ और एक बार कैमरे की नज़र से और देख लूँ कि कहीं मेरा ये वहम है या कुछ और ऐसा हो रहा है जिससे मैं अनजान हूँ। मैंने यह बात अपनी बेटी श्वेता को भी नहीं बताई, क्योंकि पिछली बार भी भूत प्रेतों वाली बातें सुनकर वह पूरी तरह से घबरा गई थी और वह हर रोज मुझसे पूछती थी कि आप ऐसे क्यों करती हो। मैं नहीं चाहती थी कि वह अपनी पढ़ाई में कोई बाधा लाए और इन सब बातों में पढ़कर वह अपने दिमाग को खराब करे। इसीलिए मैंने उससे कुछ नहीं बताया और वह जब कॉलेज के लिए चली गई तो मैं पीछे से उस कैमरे ले आई और पूरे घर में फिट करवा दिए। कैमरे इतने छोटे थे कि किसी को भी दिखाई ना दे, लेकिन मुझे तो पता था कि पूरे घर में कैमरे लगे हैं। खैर, रात का समय हुआ, हम लोगों ने खाना खाया और मैं सो गई। तभी श्वेता कहने लगी कि माँ, मुझे कुछ देर पढ़ाई करनी है, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तभी श्वेता पढ़ाई करने लगी और मैं गहरी नींद में चली गई। क्योंकि मैंने नींद की गोली खाई हुई थी, लेकिन मेरे मन में एक संतुष्टि थी कि सवेरे कैमरों में तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। फिर मैं सो गई। दूसरे दिन सवेरे उठते ही जैसा ही श्वेता कॉलेज के लिए निकल गई, मैंने झट से अपना लैपटॉप खोला और उस कमरे में क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, यह सब देखने लगी। उसके बाद जो मैंने देखा, उससे देखने के बाद तो मेरी रूह कांप गई। मैं पूरी तरह से कांपने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैंने देखा कि मेरी बेटी श्वेता हाथ में कैमरे लिए हुए मेरे कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रही है। यह सब देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर मेरी बेटी यह सब क्या कर रही थी? फिर आगे मैंने देखा कि वह मेरे कपड़ों को धीरे धीरे उतारते हुए वीडियो बना रही है और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद कपड़ों को वैसे ही वापस कर दिए। और उसके बाद मैंने बाथरूम वाला कैमरा देखा तो मैंने देखा कि मेरी बेटी खिड़की के पास खड़ी होकर मेरी नहाती हुई वीडियो बना रही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर श्वेता ये सब क्या कर रही है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है और एक लड़की होकर अपनी माँ के साथ। मुझे तो शर्म आने लगी थी। अब तो श्वेता के लिए मेरे मन में इतनी नफरत भर गई थी कि मैं उसकी शक्ल देखना भी पसंद न करूं। खैर, ये सब बंद करते हुए मैं रोने लग गई और आशीष को याद करते हुए सोचने लगी कि जिस बेटी को मैंने अच्छे संस्कार दिए, अच्छी परवरिश दी, उसी ने आज ये सब कर डाला। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर श्वेता के दिमाग में क्या चल रहा है, वह ऐसी गंदी हरकतें क्यों कर रही है। तभी मेरे मन में आया कि एक बार मुझे श्वेता से पता करना चाहिए कि वह ये सब क्या कर रही है। तभी मैं श्वेता की कॉलेज से आने का इंतज़ार करने लगी। जब शाम को श्वेता कॉलेज से आ गई तो उसके बाद मैंने उसका हाथ पकड़ा और सीधा लैपटॉप के पास लाकर कैमरे की रील चालू कर दी। उस रील को देखते ही श्वेता के तो मानो होश ही उड़ गए हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी कि मेरी कोई गलती नहीं है। वो बार बार यही बात दोहराई जा रही थी।
मैंने श्वेता को खींचकर एक तमाचा दे मारा और बोला कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है तो किसकी है? और यह सब सामने दिखाने के बाद भी तुम अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रही हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? तुम ऐसी गंदी हरकत करने पर क्यों उतर आई? मैंने श्वेता का हाथ पकड़ा और उसे अपने बिस्तर पर पटक दिया और उस पर चिल्लाते हुए पूछने लगी कि मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस कदर अच्छी परवरिश दी और तुमने ये नतीजा दिया। लेकिन श्वेता मेरे सामने हाथ जोड़े ये बात दोहरा रही थी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं कहाँ सुनने वाली थी। मैंने एक बार भी श्वेता की कोई बात नहीं सुनी और उसे बार बार कहे जा रही थी और डांटे जा रही थी। तभी श्वेता ने कहा कि मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। तभी मैंने कहा कि अब सुनना बाकी क्या रह गया है, और तुमने ऐसी हरकत की ही क्यों, और उस वीडियो का करती क्या थी जो मेरे बदन का हर रोज बनाती थी। तभी श्वेता कहने लगी कि मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल यह सब मैं मेरे दिल में जरा भी नहीं करना चाहती थी। मैं मजबूर थी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी गलती ने मुझे यह सब करने के लिए मजबूर कर दिया था। दरअसल मैं कॉलेज टाइम पर एक लड़के से प्यार कर बैठी। मुझे ज़रा भी पता नहीं था कि वह लड़का इतना खराब है। उसकी बातों से न जाने मैं कब आ गई और मैं अपने अच्छे बुरे की पहचान न करते हुए उसके साथ टाइम बिताने लगी और उसकी केयर करने लगी। इसी बीच उस लड़के ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि मैंने ज़रा भी नहीं सोचा कि अब जो मैं करने जा रही हूँ वो सही है या नहीं। और मैं उस लड़की के साथ उसके घर पर चली गई और उसके साथ संबंध में आ गई। कई बार संबंध बनाने के बाद वह लड़का मुझे धोखा दे गया। मैंने तो ज़रा भी नहीं सोचा था कि वह मेरे साथ यह सब होगा, और उस लड़के ने मेरी क्लिप बना ली। उसके बाद वह मुझे क्लिप दिखाकर यह कहने लगा कि तुझे मेरा यह काम करना पड़ेगा, वरना मैं इसे वायरल कर दूंगा और तुझे और तेरी माँ को सब जगह बर्बाद कर दूंगा। मैं इसी डर से उसकी बातों में आ गई और उसकी सारी बात मानने के लिए तैयार हो गई। तभी वो लड़का कहने लगा कि तुम्हें अपनी माँ का हर रात एक वीडियो बनाना है, और जब वह नहाए तो वीडियो बनाना है और वह मुझे भेजना है। मैं उसकी बातों को सुनकर सन्न रह गई थी। मैं ज़रा भी नहीं चाहती थी कि मैं उसकी बातों में आऊं, क्योंकि वह लड़का कहने लगा कि मेरे बड़े भैया तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते थे, और जब पापा की डेथ हुई तो वो उसके बड़े भैया जो उम्र में काफ़ी बड़े हैं, वह आपके लिए रिश्ता भी लेकर आए थे, लेकिन आपने रिश्ता ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से उसने बदले की यह भावना बना ली। और वह लड़का कहने लगा कि मुझे मेरे भैया के लिए यह सब करना है, इसीलिए अगर तुम अपनी बेइज्जती करवाने से डरती हो तो अपनी माँ का वीडियो बनाकर मुझे हर रोज़ ला कर दोगी। तभी से मैं ऐसा करने लगी। जब आप नींद की दवाई लेकर सो जाती तो मैं आपके रात को कपड़े उतारने के बाद वीडियो बनाती, और जब आप नहाने के लिए चली जाती तो मैं आपका वीडियो बनाती और उसको सौंप देती। मुझे माफ़ कर दो, न जाने मैंने कितने बड़े बड़े पाप कर डाले। श्वेता की ऐसी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मुझे अफसोस होने लगा कि मेरी बेटी पता नहीं इतने दिनों तक किन किन अत्याचारों को सहन कर रही थी। उसके अंदर क्या क्या बीत रही थी, मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। मैं उसको ही गलत समझ रही थी, लेकिन सारी गलती तो उस लड़के की थी। लेकिन कहीं ना कहीं श्वेता की भी गलती थी, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे एक लड़के पर इतना विश्वास कर लिया और उसके प्यार में आकर इतनी ठोकरें खा ली। मैंने श्वेता से कहा कि तुम घबराओ मत, हम लोग पुलिस में जाएंगे और उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट करवाएंगे। तभी श्वेता कहने लगी कि नहीं माँ, हम दोनों की ही क्लिप उसके पास है, अगर उसने वायरल कर दी तो। तभी मैंने श्वेता को समझाते हुए कहा कि देखो बेटा, अगर वायरल हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि वह लड़का और किसी की इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ करे, इसीलिए उसे तो सजा दिलवानी ही होगी। खैर, यही सब सोचकर हम लोग पुलिस में गए और पुलिस ने हमारी बात को गहराई से सुना और उन लोगों को पकड़ लिया गया और हमारी क्लिप भी डिलीट करवा दी। अब मेरी सांसों को चैन आया और मैंने श्वेता को गले से लगा लिया और उससे कहा कि आज के बाद कभी भी ऐसा काम मत करना जो आगे चलकर बहुत ही भारी पड़े।
तभी श्वेता ने मुझसे वादा किया कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, हमेशा सिर्फ पढ़ाई करूंगी और इस प्यार के चक्कर में से दूर रहूंगी। तभी मैंने श्वेता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि देखो बेटी, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन सही इंसान से ना हो तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आन पड़ती है। इसीलिए तुम अपने जीवन में हर फैसला 100 बार सोच कर ही लेना। अब हम दोनों माँ बेटियों के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी, यही सोचकर कि आखिर में सब सही हो गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल कहानी वो अनकही को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। धन्यवाद।